मैं दीनानाथ लाल दास आपसे मुखातिब हूँ। डीकेपी न्यूज़ पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अब बिहार में चुनाव का पूरा माहौल तैयार हो चुका है। आप सभी चुनाव में व्यस्त हैं। हर जनता अपने अपने हिसाब से, हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनावी गणित को सही करने में लगे हैं। परंतु इसके साथ डीकेपी न्यूज़ आप लोगों के समक्ष वास्तविक जानकारियां दे रहा है। आपको सही खबर देना। आपके साथ हम भी अभी चुनाव में ही कुछ व्यस्त हैं। हम लोग आपके साथ मैं भी हूँ। आपको सही खबर देना, खबर के सामाजिक राजनीतिक आशयों के बारे में जनता को सजग करना, जनहित के मुद्दों पर जागृति पैदा करना, महत्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर जनता के विविध मत अभिमत बताना और इस तरह जनता को अपना मत बनाने का मौका देना, मंच देना। जनमत इस तरह से बनाना और जगाना ताकि जनता सजग रहे और जनहित को लेकर अधिक सक्रिय हो। राज्य के विषय में किस पार्टी की या किस नेताओं की क्या सोच है, उनका क्या मत है, उस पर अधिक से अधिक ध्यान देना जनता का ही प्रमुख कर्तव्य होता है। क्योंकि आपके वोट से ही कोई सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है। मित्रों, अब चूँकि सारे पार्टियों के बीच टिकट का बंटवारा हो चुका है, सभी दल अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन पूर्व से लोग कुछ न कुछ सीख लेता रहा है, लेना भी चाहिए। क्योंकि पूर्व में जो हमारे राजनेता जो भी आए, उन्होंने क्या किया बिहार के हित में, जनता के हित में, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया, इस पर भी एक विश्लेषण करना इसका बहुत ज़रूरी हो जाता है। मित्रों, मैं उस बात का वर्णन कर रहा हूँ, इसी बात को लेकर मैं आया भी हूँ, जो कि आपको मैं अपने उस जानकारी से आपको अवगत करा सकूँ। मित्रों, आज से करीब 30 वर्ष पूर्व बिहार खंडहरों में तब्दील हो चुका था। अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्याएं, अपहरण बिहार की पहचान बन चुकी थी। जिधर देखें उधर खंडहर ही दिखाई देता था। वह खंडहर कौन सी थी? वह थी विचारधाराओं और व्यवस्थाओं के खंडहर। राजनीति और अवसरवाद का गहरा नाता है। जिस जंगल राज का उदाहरण देते हुए नीतीश कुमार लालू जी से अलग हो गए थे, वही नीतीश पुनः 2015 में लालू के साथ हो लिए। चूँकि सबों की आकांक्षाएं होती हैं, सबों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव का साथ आना भी अवसरवादी और समझौते की सियासत का ही एक उदाहरण है। परंतु 2-2.5 साल के अंदर ही नीतीश फिर से राजद से नाता तोड़ लिया। राजद से अलग होने का सबसे बड़ा कारण था लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव पर लगे कई संगीन आरोप। आपने देखा भी होगा कि जिस समय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री के पद पर थे, उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, अवैध कमाई का आरोप उनके ऊपर था। देश में लोकतंत्र की गरिमा को जीवंत बनाने में अहम योगदान देने वाले अनेक राजनेताओं की जन्मस्थली
बिहार रही है। बिहार में फिर एक बार राजनीतिक शुचिता की दिशा में एक बहुत बड़ा त्याग था। जिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद से नाता तोड़ा था, वो उस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर थे तथा तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों पर, जो कि गंभीर आरोप उन पर लगे थे, उसी के चलते मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दिया। नीतीश कुमार दागियों के साथ सरकार चलाने की जगह कुर्सी छोड़ना श्रेयस्कर समझा, उचित समझा और राज्य हित, समाज के हित को देखते हुए उन्होंने अपना पद त्याग दिया। उसके बाद एक नाटकीय घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को समर्थन देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पुनः बिठा दिया। उस समय बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों अलग अलग राह पर चले गए थे। राजद के तेजस्वी यादव ने नीतीश पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का आरोप लगाया तथा उन्हें विभिन्न नामों से विभूषित भी किया, जिसमें पलटू राम एक विशिष्ट शब्द बनकर उभरा था। राजद को लगने लगा था कि नीतीश ने उनके साथ छल किया है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। नीतीश ने तेजस्वी यादव से स्पष्ट रूप से कहा था कि आप पर जो भी गंभीर आरोप लग रहे हैं उसका आप निराकरण करें, लोगों के सामने जाकर उसकी सच्चाई क्या है, किन बातों के तहत ये सब बातें उठी हैं, उस पर उन्होंने कहा था कि आप स्पष्टीकरण दें, जनता को सच्चाई से अवगत करा दें। परंतु तेजस्वी ने उन बातों की अनदेखी की और तब नीतीश ने राजद का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ राज्य हित में पुनः सरकार का गठन किया। नीतीश का त्यागपत्र देना और विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना राजनीति के मूल्यों को स्थापित करने के एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जाएगा और देखा जाना भी चाहिए, क्योंकि वो तब की बहुत बड़ी घटना थी। देश के युवा मतदाताओं के लिए भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। आज भी भ्रष्टाचार को लेकर के तरह तरह की व्याख्याएं हो रही हैं। इस चुनाव में भ्रष्टाचार और राजनीतिक आपराधीकरण भी बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तेजस्वी यादव के साथ बने रहने से नीतीश की छवि को बट्टा लग रहा था। ऐसी परिस्थिति में नीतीश ने शुचिता की राजनीति का बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया और वास्तव में जिस राजनीतिक शुचिता की बात की जा रही है होती है कि किस प्रकार के स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी मैदान में उतरें। उस समय के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग किया था और राजनीतिक शुचिता की दिशा में बहुत बड़ा कदम इसे माना जाएगा और माना जाना भी चाहिए। आज भी राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद, राजनीति का अपना अपराधीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना और उसका विश्लेषण करना आवश्यक प्रतीत होता है। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी करके सभी प्रत्याशियों को, सभी कैंडिडेट को कहा है कि आप अपने बारे में पूर्ण जानकारी प्रकाशित करें। प्रिंट मीडिया के तरफ से, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, सभी प्रत्याशियों को अपना अपना विवरण देना होगा और उस पर आपकी निगाहें रहनी चाहिए कि किस प्रत्याशी की क्या छवि है,
उनका समाज में क्या योगदान है, उनके मन में बिहार को लेकर के क्या एक विजन है। अभी हाल ही में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने में सभी तत्पर नज़र आ रहे हैं। नीतीश के पाले में यहाँ मैं ये वर्णन करना जरूरी समझता हूँ कि अभी दो ध्रुव ही है, चूँकि मुख्यमंत्री के नाम पर दो कैंडिडेट बहुत प्रमुख रूप से सामने आए हैं, एक नीतीश कुमार और दूसरी तरफ गठबंधन के राजद के तेजस्वी यादव। अब इन दोनों के बीच किसकी कैसी छवि है, उनका किस प्रकार का रिकॉर्ड रहा है आज तक पूर्व में, उस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर इस चुनाव का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। नीतीश के पाले में शासन का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लालू के शासनकाल में बिहार गर्त में चला गया था, इससे उबारने का काम नीतीश ने ही किया। जंगल राज से मुक्ति नीतीश ने ही दिलाई। जंगल राज की भी उस पर में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन यह सत्य है कि जंगल राज के उपमा से कोर्ट ने ही उस समय की वातावरण को देखते हुए जंगल राज की उपमा से इसका संबोधन किया था। नीतीश ने नैतिकता और सिद्धांतों के आधार पर गठबंधन तोड़ा था, परंतु विपक्षों के द्वारा खासकर तेजस्वी यादव नीतीश पर काफ़ी हमलावर थे। चूँकि उन्हें उप मुख्यमंत्री की पद को छोड़ना पड़ा था, लोगों ने अपने दलगत झुकाव वाली विचारधाराओं के तहत अपने अपने ढंग से उसे परिभाषित किया। किसी ने पीठ में छुरा भोंकने की बात कही तो किसी ने उन्हें पलटू राम कहा। इसमें सबसे दुखद स्थिति ये रही, जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, उसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। चूँकि बातचीत के सिलसिले से ही आदमी के मन में एक भाव पैदा होता है कि किसकी क्या छवि है, बोलचाल का क्या तरीका है। खुद शरद यादव ने भी नीतीश से अलग होने पर में काफ़ी दुख जताया था। किसी ने कहा यह जनता के साथ धोखा है, छल है, तो किसी ने इसे अनैतिक बताया। अभी भी बिहार में मुख्य मुकाबला एनडीए के नीतीश कुमार और गठबंधन के नेता कहे जाने वाले राजद के तेजस्वी यादव के बीच है। इसलिए मैंने इसकी चर्चा करना आवश्यक समझा, आपको इस आवश्यक तथ्य से अवगत कराया है। क्योंकि पूर्व के कामों पर आपके सामने जो भी नेता आए, कांग्रेस के शासनकाल से लेकर अभी तक, उसका एक मूल्यांकन करना आपके लिए आवश्यक है। यदि आप उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो फिर वही स्थिति होगी जो पूर्व में होते आया है, और एक बार पुनः जंगल राज की तरफ ये बढ़ चलेगा। अभी जिस प्रकार से टिकट का बंटवारा किया गया है, उससे कुछ शुभ संकेत हैं तो कुछ में कुछ अशुभ संकेत हैं। अशुभ संकेत मैंने इसलिए बताया कि चूँकि राजनीति में अपराधीकरण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। डीकेपी न्यूज़ का मानना है कि यदि स्वच्छ प्रत्याशी आएंगे, जिनका कुछ विजन हो, जिनको कुछ करने की ललक हो, जनहित के मुद्दे पर काम करना हो, उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है। राजद के गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने घोषणा की है, और ये एक अच्छी घोषणा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि दुष्कर्म के आरोपियों को टिकट हम नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के गठबंधन के राजद ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को
दुष्कर्म के आरोपियों के परिजनों को टिकट देकर अपनी मंशा जाहिर कर दिया है। रेप केस में जेल में बंद तथा सजा काट रहे राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को इस बार फिर नवादा विधानसभा से राजद की उम्मीदवार घोषित किया है। जबकि बलात्कार कांड में ही फंसे विधायक अरुण यादव की पत्नी को भोजपुर की संदेश विधानसभा से राजद के उम्मीदवार हैं। इसे अच्छा संदेश कतई नहीं कहा जा सकता। अपराधियों की सरकार बनाएंगे तो उससे अच्छी उम्मीद कैसे की जा सकती है। रोपा पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, ये चरितार्थ सही बैठता है। सही है कि जिस तरह का काम आप करेंगे, जैसे प्रत्याशियों को आप लाएंगे, वैसा ही आपको शासन मिल सकेगा, लोगों के हित में काम हो सकती हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार से दागियों को टिकट दिया जा रहा है, चाहे दागियों के परिजनों को टिकट दिया जा रहा है, उससे कतई उचित नहीं कहा जा सकता। इससे एक संदेश जनता में ये जा रही है कि पुनः राजद उसी रास्ते पर चल पड़ा है जो पूर्व में था। आम जनता को इस पर चिंतन करना चाहिए और यह चिंतन का विषय है। यदि आप इस पर चिंतन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तो फिर आप अच्छे प्रत्याशी का चयन कैसे कर पाएंगे। यह कैसी विडंबना है कि जो राजद पिछले चुनाव में मोकामा के अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को मुद्दा बनाया था, वो इस बार राजद के ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ज्ञातव्य है कि अनंत सिंह AK-47 और ग्रेनेड मामले में बेऊर जेल में अभी फ़िलहाल बंद हैं। उन्होंने अपना नामांकन करने के लिए MP MLA कोर्ट में अपनी बात रखी और MP MLA कोर्ट के विशेष जज विपुल सिन्हा ने अनंत सिंह को नामांकन करने की अनुमति दी है। मित्रों, यदि इस प्रकार से आप नज़र रखेंगे तो बिहार में स्वच्छ राजनीति की जा सकती है, अपराधियों के मनोबल को तोड़ा जा सकता है और ये सारा अधिकार आपके हाथ में निहित है कि आप किस प्रकार का चुनाव चाहते हैं, किस प्रकार का प्रत्याशियों को आप चुनते हैं। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही बात होगी जो आज से 15 वर्ष पूर्व बिहार में देखा गया था। बिहार की पहचान बहुत ही गलत रूप में उस समय हुआ था। देश में बिहार एवं बिहारियों की काफ़ी बदनामी होती थी, लेकिन आज बिहारी कहलाना एक गर्व का विषय है, होना भी चाहिए। बिहार ने हर क्षेत्र में काम किया है और ऐसी बात नहीं है कि राजनीति में बिहार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन ये सब कुछ तब संभव हो सका जब आपने स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को चुना है। जातीय राजनीति से ऊपर उठकर दल हित से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आप एक स्वच्छ प्रत्याशी को अपना मत दे सकते हैं। अपना मत देने से पहले आपके क्षेत्र के जो भी प्रत्याशी हैं उनके बारे में आप निरंतर सोचें, उनके द्वारा किए गए पूर्व में कामों की समीक्षा करें कि उन्होंने किस प्रकार से बिहार को आगे ले जाने का रास्ता बनाया, किसके मन में किस तरह का विजन है। इस पर में ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इस विजन को आप ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है कि बिहार में भी एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत हो सके और ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता, बिहार के मतदाताओं का और जनहित के मुद्दों का समाधान हो पाएगा। यदि ये इस प्रकार ये नहीं हो सका तो फिर ये कहना बहुत कठिन है और आगे चल कर के फिर यही आप लोग ही बोलेंगे कि ये अपराधियों की सरकार है, ये बलात्कारियों की सरकार है। इससे बचने के लिए आपका ही पुनीत कर्तव्य बनता है, क्योंकि आज सारे प्रत्याशी, सारे पार्टी के लोग जनता की तरफ देख रहे हैं कि आप उन्हें कैसे चुनते हैं।
मित्रों, हमारा प्रयास रहेगा, चूँकि हमारा काम है, चूँकि सब जितने प्रत्याशी हैं, पार्टियां हैं, उन सबों से आपको अवगत कराना ताकि आप उचित निर्णय ले सकें। धन्यवाद।